तो ओवल के मैदान में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरीके से ढेर हो गए। वो भारतीय टीम जिसे बल्लेबाजों की टीम कहा जाता है, लेकिन यहां पर शेर कब गीदड़ बन गए पता ही नहीं चला। हमारे साथ इस वक्त खेल विश्लेषक रिधांशु कुमार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रिधांशु, क्या भारतीय खिलाड़ी फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली तीनों ही लेवल पर फेल साबित हुए हैं? तैयारी करके मैदान पर नहीं उतरे थे, आखिर कहां क्या कमी नजर आ रही है? ये जो तीन आपने कैटेगरी बताई, फिजिकली, मेंटली और टेक्निकली, तीनों जगह पे फेलियर है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फेलियर है वो मेंटल फेलियर है। ये बिलीफ की भी कमी है बहुत ज़्यादा। टेक्निकली आप इन्हीं प्लेयर्स को आपने अलग अलग बाउंसी पिचेस पे अच्छा खेलते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने पर्थ में सेंचुरी बनाई है, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में चेतेश्वर पुजारा ने भी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में रन्स बनाए हैं। ये ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अलग अलग कंडीशंस में रन्स बनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है एक मेंटल डिसइंटीग्रेशन हो गया इस टीम का। जब उन्हें हार मिली थी तीसरे टेस्ट मैच में, उसके बाद से बिल्कुल भी संभल नहीं पाई है ये टीम। और बल्लेबाज एक दूसरे को देखते हुए, एक जिस तरह से कहते हैं एक प्रोसेशन लगा हुआ है, वो आते हैं मिडिल पे 2-4 गेंद खेलते हैं और वापस चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहना था कोच का रोल, किस तरह से वो टीम को रैली करते हैं, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। हमारे तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज आप देखिए, चेतेश्वर पुजारा किस तरह से पिछले 4 पारियों में सिर्फ 19 रन उन्होंने बनाए हैं। विराट कोहली के तो क्या कह रहे हैं, 101 रन बनाए हैं उन्होंने, और ये 9 पारी खेल चुके हैं इस पूरी सीरीज़ में। तो टीम अपना सेल्फ बिलीफ खो चुकी है एक बड़ी सीरीज़ में, और उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि वो एंडरसन और ब्रॉड का सामना कर सकते हैं। और अगर एंडरसन और ब्रॉड से बच गए तो उसके बाद मोइन अली और जॉर्डन उन्हें पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए रिधांशु की 12 साल के बाद भारत की टीम जो है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, क्या आप बहुत बड़ी वजह इस बात को भी देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मैचेस खेलने की भारतीय टीम को आदत नहीं है? सारे युवा बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं, चाहे बॉलर्स की भी बात की जाए, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी की हम बात कर रहे हैं। युवा खिलाड़ी है, युवा टीम है, और इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने की आदत नहीं है, तो टेम्परामेंट और मोमेंटम यहाँ पे ही कम हो जाता है और भारतीय टीम की पोल खुल जाती है। देखिए, टेम्परामेंट एक तो वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट खेलने का अलग होता है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा टीम है उसमें टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट थोड़ा सा कम है। और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ बहुत बिल्डअप होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, और 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक ही टीम डोमिनेट करे। उसमें ऊपर नीचे आपको जो रिजल्ट्स है मिलता रहता है। वहाँ पर टीम कितनी कॉन्सिस्टेंटली लगातार खेलती है, और ऐसा होता है कि आप एक बार एक्सपोज्ड जब हो जाते हैं 3 टेस्ट मैच, अगर आपने अच्छा नहीं खेला उसके बाद आप लगातार हारते जाते हैं। हमने देखा था इंग्लैंड के साथ, जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे 3 टेस्ट मैच, जब वो हारे एशेज में 3-0 से, तो उसके बाद बिल्कुल 5-0 वाज ऑन द बोर्ड और 5-0 से वो हार के आए। हमारी टीम के पास भी उस तरह का कैरेक्टर अभी देखने को नहीं मिल रहा है इस सीरीज़ में, कि किस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया जाए, किस तरह से लगातार अपने आप को सेशन बाय सेशन खेला जाए। वो बिल्कुल उसकी कमी हमें देखने को मिली। पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से सिर्फ कुछ और ओवर भारतीय बल्लेबाज खेल जाते तो शायद वो टेस्ट मैच बच जाता, क्योंकि बारिश अगले 2 दिन में हुई थी और इस वक्त 1-1 पे रिजल्ट होता। ये टेस्ट जो जीता वो टीम सीरीज जीतने वाली होती, तो इतना करीबी मामला हो सकता था। लेकिन बिल्कुल सही, इनएक्सपीरियंस्ड टीम है, और 5 टेस्ट मैच में जो मैंने कहा, ये जो टीम है, हमारे बैट्समैन खासकर, इनका मेंटल डिसइंटीग्रेशन हो चुका है इस सीरीज़ में, और इनकी जो सबसे बड़ी वजह वो मेंटल ही है। अपने आप के सेल्फ बिलीफ को बिल्कुल लैक कर रहे हैं वो। अच्छा, अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, गंभीर के पास मौका था अपने आप को साबित करने का, पहले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो इस सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भारत की टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा है, खासतौर पर साउथ अफ्रीका में, और इंग्लैंड की पिचेस कई मायनों में उससे बेहतर है। अगर इंग्लैंड की पिचेस बेहतर थी तो फिर ये इतने पुअर क्यों हो गए? देखिए, गंभीर की अगर पहली बात करें तो गंभीर को जो मौका मिला था, वापसी कर रहे थे, 3 मौके उन्होंने गंवा दिए हैं। और दुख की बात है कि बड़े सॉफ्ट डिसमिसल्स थे वो तीनों ही। आप देखेंगे तो जिस तरह से, और इस टेस्ट मैच में कल बल्ला हटाना चाह रहे थे और उस पीछे से एज लग गया और आउट हो गया, इस तरह की डिसमिसल्स बहुत परेशान करते बल्लेबाज को। बहुत मौका गौतम गंभीर को अब आगे मिलने वाला नहीं है। एक पारी और शायद उसमें कुछ रन बना ले, तो नहीं तो गौतम गंभीर का भी टेस्ट करियर आप कह सकते हैं कि अब शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इतनी ख़राब हालत हो चुकी है। चेतेश्वर पुजारा एक यंग उभरते हुए बल्लेबाज है, उनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है भारतीय टीम मैनेजमेंट को और उनके फैंस को। अच्छा उन्होंने दिखाया है। जो हमारे डोमेस्टिक पिचेस होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया पारी खेली थी, और न्यूजीलैंड में भी कुछ अच्छे नॉक्स खेले थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बॉल स्विंग ज़्यादा करती है, यहाँ पर बहुत तेज़ बॉल तो आती नहीं है, लेकिन
है भारतीय बल्लेबाजों की, नहीं खेल पाते किसी भी देखिए स्विंग, आप किसी भी दुनिया के टॉप बैट्समैन से पूछ लें, ओवर द ईयर्स सबसे मुश्किल जो गेंद खेलना होता है वो स्विंगिंग डिलीवरीज ही होती है, स्पेस नहीं, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है स्विंग बहुत ज़्यादा खेलने। यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की कमी है कि वो कई बार हर बॉल पे शॉट्स खेलना चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट आप कितना अच्छा बॉल मिडल कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच में, खासकर स्विंगिंग डिलीवरी जब है कि आप कितना अच्छा लीव कर रहे हैं, आप गेंद को कितना अच्छा जाने दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका ऑफ स्टंप कहाँ पर है और आप ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को छोड़ रहे हैं। ये कमी हमें देखने को मिली। चेतेश्वर पुजारा की जो मिस्टेक या फिर उनकी जो कमजोरी इस सीरीज में आ रही है कि गुड लेंथ के ऊपर वो जब बॉल अंदर की ओर आती है तो उनके बैट और पैड के बीच बहुत गैप रह जाता है और वो बोल्ड हो रहे हैं या फिर LBW का शिकार हो रहे हैं। इस कमी को उन्हें जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं आगे आने वाली। जैसा कि आप लगातार रिदांशु कहते आए हैं, या हर खेल विश्लेषक, हर खेल जानकार या खेल को पसंद करने वाला भी ये बात जानता है कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट बचाकर खेलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बॉल को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। एक अकेले मुरली विजय, धोनी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुरली विजय के अलावा अगर देखा जाए तो कोई 40 से 50 गेंदों को भी फेस नहीं कर पाया। एक स्टुअर्ट बिन्नी भी और हैं, 92 गेंदों का सामना किया है मुरली विजय ने और 49 गेंदों का सामना किया स्टुअर्ट बिन्नी ने। स्टुअर्ट बिन्नी लकी थे। स्टुअर्ट बिन्नी की 49 गेंदों को अगर आप देखेंगे तो उनमें कम से कम 6 बार वो आउट होते बचे थे। एक भी बॉल वो खेल नहीं पा रहे थे और इतनी बुरी तरह से बीट हो रहे थे कि आउटसाइड एज भी बच जा रहा था। ये स्टुअर्ट बिन्नी का सिलेक्शन बहुत हमें अपने सेलेक्टर्स से पूछना चाहिए क्यों, किस बिना पे उन्हें चूज किया गया है। टेस्ट क्रिकेट के लायक वो बिल्कुल भी नहीं है, खासकर इंग्लैंड जैसे कंडीशन में। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है, उनकी बॉलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, विकेट नहीं ले सकते और बैटिंग में पूरी तरह से एक्सपोज है। वनडे में चूज करना या 2020 में समझ में आ सकता था, लेकिन टेस्ट मैच में स्टुअर्ट बिन्नी, और हालांकि उन्होंने 51 बॉल खेला होगा, लेकिन लगातार अगर आप उनके फुटेज को देखेंगे लगातार बीट हो रहे थे, लगातार एंडरसन और ब्रॉड उसको उन्हें एक्सपोज करे। तो अल्टीमेटली वो जब आउट हुए तो कमेंटेटर ने भी कहा कि दिस वाज वेटिंग टू हैपन, दिस वाज जस्ट वेटिंग टू हैपन। इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। आपकी जो बात है पिच पे टिक कर खेलने की बात, ये एक बार फिर आप देखिए किस तरह से ईशांत शर्मा ने आखिरी जो जोड़ी बनाई कप्तान धोनी के साथ और 71 गेंदों का सामना किया ईशांत ने। हाँ, और उन्होंने इतना लंबा समय बिताया। तो पिच पे अगर आप खड़े रहने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आउट हो जाएंगे। आप सीधे बल्ले से खेलें, बैकलिफ्ट को लो रखें, सॉफ्ट हैंड से खेलें। ये सारी बातें इन प्लेयर्स को अच्छी तरह से पता है, उनके कोचेस भी बताते हैं और उन्होंने रन भी बनाए। लेकिन मुझे लगता है एप्लीकेशन की कमी और अपने आप पे भरोसा, सबसे बड़ी बात। इस स्टेज पे आके इन खिलाड़ियों को आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे रिजिलियंस की बात होती है, आप खड़े रहेंगे, आप डटे रहेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप फाइट करेंगे। क्या भारतीय टॉप ऑर्डर में वो फाइट भी करने का मादा नज़र आ रहा है? मुझे लगता है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए 4 पारियों में लगातार इस तरह का प्रदर्शन, इतनी खराब बैटिंग मैंने कभी लगातार नहीं देखी। इंडिया ने इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से सीरीज हार के आए हैं। उस वक्त गंभीर माफ़ करें राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज होते थे, फिर भी भारत सीरीज हार के आती थी। लेकिन इतनी खराब बल्लेबाजी लगातार 4 पारियों में देखने को नहीं मिला है कि आप 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। इस बार आपने 50 ओवर से ज़्यादा 60-61 ओवर खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्या आप सिर्फ 61 ओवर में आपकी टीम आउट हो सकती है? खासकर तब जब आपके पास इतने बड़े बैटिंग स्टार्स हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चन हैं जो इस सीरीज से उभर के सामने आ रहे हैं भारतीय टीम के पास। चलिए, एक अकेले धोनी थे जिन्होंने लाज बचा ली किसी तरीके से, 148 के स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचा दिया। धोनी देखिए, धोनी की एक बात, एक फिगर देखिएगा धोनी का। इस सीरीज में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया है वो बैलेंस है, इंग्लैंड के बल्लेबाज है। 2 शतक है और 450 के करीब रन है। बैलेंस ने जितना वक्त क्रीज पे बिताया है, लगभग 19 घंटे, उससे ज्यादा क्रीज पे वक्त महेंद्र सिंह धोनी बिता चुके हैं। यानी कि अगर बैट्समैन फाइट आउट करने की कोशिश करता है तो वहां पे खड़ा रह सकता है। धोनी 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे आकर के इस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टेक्निकली वो बाकी बैट्समैन से कम इक्विप्ड है। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, इवन गौतम गंभीर जैसे बैट्समैन, मुरली विजय जैसे बैट्समैन टेक्निकली धोनी से बेटर हैं। लेकिन धोनी के पास शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्गर विल पावर है, ज़्यादा रेजिलियंस है, ज़्यादा फाइट वो करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। लेकिन पूरी टीम अगर इस तरह से ताश के पत्तों के जैसे ढेर हो जाएगी तो अकेले धोनी क्या कर सकेंगे? आपको नहीं लगता कि कोच की भूमिका और थोड़ी अहम होनी चाहिए थी इन खिलाड़ियों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछला मैच हारे थे? जी हाँ, और कोच खासकर तब जब वो खुद इंग्लैंड के फॉर्मर कोच भी है, इंग्लिश कंडीशन को उनसे अच्छा शायद ही कोई जानता होगा। उसके बावजूद इस टीम ने तैयारी नहीं की थी और इस टीम के पास छोटी छोटी बातें नहीं थी, जैसे कि पिछले टेस्ट मैच में आगे जो जाना था या फिर टॉस जीत कर
जो फैसला था धोनी का बैटिंग करने का, इन सब में सिर्फ धोनी को ही ब्लेम करना सही नहीं है। कोच और मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। सुनील गावस्कर से पूछा गया था फरवरी में जब कोच के रिन्यूअल की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि 2011 में डंकन फ्लेचर कोच बन के आए, गैरी कर्स्टन उससे पहले कोच थे। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गैरी कर्स्टन के बाद वो आए हैं। तो सुनील गावस्कर ने कहा था कि 10 में से मैं 1.5 अंक दूंगा डंकन फ्लेचर को। पिछले 3.5 साल में उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है इस कोच को और इस मैनेजमेंट को बहुत पहले बाय बाय कह देना चाहिए था। अब वर्ल्ड कप का वक्त आ गया है, उस वक्त तक तो वो रहेंगे, लेकिन डंकन फ्लेचर एज ए कोच बिल्कुल भी इंस्पायरिंग नहीं है। इंग्लैंड के लिए भी वो अच्छे नहीं रहे थे, 7वें 8वें नंबर पर रही इंग्लैंड की टीम जब कोच थे ये। जी हाँ, और किस लिए उनको चूज किया गया ये तो भारतीय मैनेजमेंट नहीं बताएंगे। एक बार फिर लगातार दूसरी बार फ्लॉप हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बैट्समैन के साथ बात करने की ज़रूरत होती है। अखबारों में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह के भी है कि टीम को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इससे पहले भी भारतीय टीम ने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली है। राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन भी खराब फॉर्म से जब गुजरते थे तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात करते थे। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि हमारे कोच का कुछ ऐसा रोल होना चाहिए था। इस तरह की मीटिंग्स कुछ ऑर्गेनाइज करने का, कुछ पेप टॉक देने की ज़रूरत होती है। लेकिन बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करते हैं डंकन फ्लेचर, सामने नज़र नहीं आते हैं, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। किस तरह से वो टीम को तैयार कर रहे हैं और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे तो साफ लगता है कि वो सिफर ही हैं। आर अश्विन के प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि बतौर ऑलराउंडर उन्हें टीम में शामिल किया गया? आर अश्विन के प्रदर्शन को मैं एज ए बॉलर देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। वो किस तरह से विकेट लेते हैं। एज ए ऑलराउंडर वो अच्छे ऑलराउंडर है, उनकी बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस तरह से उन्होंने हालांकि 17 गेंद खेल करके 13 रन बनाए, कोशिश की थी, वो कंफर्टेबल फिर भी लग रहे थे। बाकी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के बजाय ज़्यादा कंफर्टेबल अश्विन लग रहे थे। पिछले मैच में भी उन्होंने 41 रन बनाए थे। टाइमिंग अच्छा है उनके पास और ज़्यादा सीधा बल्ला से खेलते हैं। तो अश्विन एज ए बैट्समैन 8वें नंबर पे अगर बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे उसे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अश्विन एज ए बॉलर क्या करता है वो एक बड़ी वजह है। रविंद्र जडेजा जो पिछले कुछ टेस्ट मैच में लगातार खेल रहे थे, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अश्विन खासकर देश के बाहर विकेट नहीं ले पा रहे थे, और उनका देश के बाहर का जो रिकॉर्ड है वो रविंद्र जडेजा से भी खराब है। तो अश्विन एज ए बॉलर की जरूरत है भारतीय टीम को, ना कि अश्विन एज ए बैट्समैन की। अच्छा, अगर पिच की बात करें तो पिच ने कल जिस तरीके से बिहेव किया वो काफ़ी हद तक लॉर्ड्स के मुताबिक ही नजर आ रही थी। आज किस तरीके से आप देख रहे हैं पिच का, क्या संभावना नजर आएगी गेंदबाजों के लिए? मैनचेस्टर का जो पिच था वो ज़्यादा हार्ड पिच था, उस पर बाउंस ज़्यादा था। वो इंग्लैंड की सबसे तेज़ पिचों में से उसे गिना जाता है। ये जो ओवल का पिच है ये उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसमें थोड़ा स्पंजी बाउंस है। कल क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और देर से शुरुआत हुई, पानी जमा था आउटफील्ड और पिच पे भी थोड़ा सा नमी ज़रूर था, जिसकी वजह से एंडरसन और ब्रॉड को अच्छा फायदा मिला और स्विंग लगातार मिला। बादल भी ऊपर छाए थे लगातार। बल्लेबाजों के लिए बहुत खराब था, लेकिन आज अच्छा हो सकता है। हाँ, ये पिच दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजों के लिए अच्छा होता है। और दूसरे और तीसरे दिन जो मौसम का जो प्रेडिक्शन है वो भी है कि बारिश नहीं होने वाली, यानी इंग्लिश बैट्समैन बेस्ट कंडीशंस में खेलेंगे वहाँ पर। और इंडिया ने उनके विकेट्स भी नहीं लिए हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है भारतीय गेंदबाजों के लिए। अभी जिस तरह से इंग्लिश बैट्समैन ने रन लगातार बनाए हैं, हमारे बैट्समैन बिल्कुल भी उन्हें स्कोर नहीं दे रहे हैं और पूरा का पूरा बोझ हमारे बॉलर्स के ऊपर आ रहा है, जो कि सिर्फ अकेले उन्हें उस बोझ को सहन करना एक मुझे लगता है गलत बात होगी। बिल्कुल, एक रिपोर्ट देख लेते हैं भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर है ये रिपोर्ट। खासतौर पर जो हमारे मध्य क्रम के बल्लेबाज है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट जाहिर कर रही है। लगातार इंग्लैंड के आगे घुटने टेक रहे हैं हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, और खासतौर पर बात विराट कोहली की और चेतेश्वर पुजारा की, जो कि नाकाम साबित हो रही है। दूसरी विकेट मिली इंग्लैंड को, पहली विजय भी अपने शायकीन को। व्यूअर्स ने वीक पॉइंट है। पिछले कुछ अरसों में भारत के जिन दो बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को तराशा और चमकाया, वही दोनों अब टीम की लुटिया डुबोने में लगे हैं। पिछले तमाम दौरों की तरह इंग्लैंड दौरे पर भी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज की 9 पारी के बाद ये कहने में शायद ही किसी को गुरेज हो कि इन दो बल्लेबाजों ने सबकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ओवल में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी पुजारा और कोहली टीम के स्कोर में कुछ खास योगदान न देते हुए पवेलियन लौट गए। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद पुजारा जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तब पुजारा के ऊपर पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन एक बार फिर पुजारा उम्मीदों पर खरे उतरने में नाकाम रहे और महज 4 रन बनाकर पुजारा स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए।
इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली भी स्कोर में 6 रन जोड़कर चलते बने। ये स्थिति बयां करती है कि ये दोनों बल्लेबाज ना तो किसी के भरोसे पर खरा उतर पा रहे हैं और ना ही अपनी काबिलियत के साथ इंसाफ करने का मादा दिखा रहे हैं। अपनी शानदार तकनीक और बेमिसाल एटीट्यूड के लिए मशहूर कोहली अचानक इंग्लैंड में औसत दर्जे से भी खराब बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं। जारी सीरीज में विराट ने 5 मैच की 9 पारियों में महज 12.7 की औसत से सिर्फ 114 रन बनाए हैं, जिसमें 2 बार वो खाता तक खोलने में नाकाम रहे हैं। वहीं भले ही पुजारा कोहली से बेहतर स्थिति में है, लेकिन वो भी तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर नाकाम ही दिख रहे हैं। पुजारा ने 5 मैच में 23.4 की औसत से अब तक 211 रन जोड़े हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। भारत सीरीज लगभग गंवा चुका है और इसके लिए जिन 2 खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा सकता है वो यही 2 बल्लेबाज हैं। हालांकि इंग्लैंड में भारत की हार फैंस और टीम के लिए नई बात नहीं है, लेकिन पुजारा और कोहली का ये रूप सब पहली बार देख रहे हैं। ये स्थिति भारतीय क्रिकेट के लिए खतरनाक है, क्योंकि पुजारा और कोहली ये दोनों ही बल्लेबाज दुनिया की चोटी के बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं और ये भारतीय क्रिकेट का भविष्य भी हैं। लेकिन इनके मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इनके प्लेइंग 11 में भी शामिल होने पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अब टेस्ट सीरीज में इन 2 बल्लेबाजों के पास अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक आखिरी पारी बाकी है, तो अब ये देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी निराशा से भरी इस पूरी सीरीज में मिले आखिरी मौके को भुना पाते हैं या नहीं। स्पोर्ट्स ब्यूरो, फोकस न्यूज। तो मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे रिधांशु, और रिपोर्ट भी आपने देखी। क्या आपको लगता है मिडिल ऑर्डर में थोड़ा फेरबदल होना चाहिए? मिडिल ऑर्डर की इतनी खस्ता हाल है। एक तो आपके ओपनर्स रन नहीं बना रहे हैं और गलती से जैसे ही पहला विकेट गिरता है मुझे लगता है 3 और 4 विकेट तो अब होने ही वाले, और 4 विकेट 26 पे 4, 32 पे 4, 50 पे 6, इस तरह के स्कोर आपको देखने को मिलता है। वो मिडिल ऑर्डर की बहुत बड़ी फेलियर। जो नंबर 3 बल्लेबाज होता है वो टेक्निकली टीम का सबसे साउंड बैट्समैन होता है। यहाँ पर आपको राहुल द्रविड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ जैसे प्लेयर्स, मोहिंदर अमरनाथ जैसे प्लेयर्स, ये टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं। चेतेश्वर पुजारा भी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरह से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और जिस तरह से इंग्लिश कंडीशन में जो स्विंगिंग डिलीवरीज है उसको नहीं खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे जो कि 6ठे नंबर पे या 5वें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको ऊपर लाया जा सकता था। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को अगर आप देखें तो 3 नंबर पे राहुल द्रविड़ और 5वें नंबर पे वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग करते थे, लेकिन कभी जब राहुल द्रविड़ का फॉर्म खराब चल रहा था तो लक्ष्मण को ऊपर 3 नंबर पे भी खिलाया था सौरव गांगुली ने, और 3 नंबर पे लक्ष्मण का अगर आप एवरेज देखेंगे तो राहुल द्रविड़ से भी बेटर था। अजिंक्य रहाणे और धोनी दोनों को अगर ऑर्डर में ऊपर ले आया जाए तो क्या ये लोग एक अच्छे मध्य क्रम के बल्लेबाज के तौर पर एक कम से कम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस सोचने की अगर हम बात करें तो कम से कम इस सीरीज में आपको एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, अगर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बिल्कुल भी रन नहीं बना रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, आउट ऑफ फॉर्म है, तो अजिंक्य रहाणे थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और एक शतक भी उन्होंने लगाया था। उनको ऊपर 3रे नंबर पर अगर आप लाते तो मुझे लगता है ब्लॉक कर सकते थे, जो स्टेम ऑफ फ्लो ऑफ विकेट्स है उसको रोका जा सकता था। ओपनिंग भी कर सकते थे अजिंक्य रहाणे, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ओपनर्स भी रहे हैं, लेकिन अगर ओपनिंग नहीं करे तो 1 डाउन मुझे लग रहा था रहाणे को वहाँ पे खिलाने का केस जरूर बनता था। महेंद्र सिंह धोनी शायद बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन हमारे तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी कुछ ही नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। अब हमारी पूरी 5 जो टॉप बैट्समैन है उनका स्कोर देखिए, शर्मनाक, करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल एम्बैरेसिंग है। वो किस तरह से उन्हें रात में नींद किस तरह से आती है, मैं तो ये सोचता हूँ। और ये सारे अच्छे बैट्समैन हैं, ये दीज आर नॉट बैड प्लेयर्स, ये कंट्री के टॉप 5 बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन की कमी और फिर मैं कहूँगा उनकी जो मेंटली कॉन्फिडेंस की जो कमी है उसको कौन देख रहा है, इन खिलाड़ियों को की कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा सवाल वो है। अच्छा, आज किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि अब दारोमदार है, अच्छी जो पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप थी 62 रन की। हालांकि कुक को एक अच्छी डिलीवरी मिली थी भुवनेश्वर कुमार से कल, और एक एलबीडब्ल्यू का बहुत बड़ा अच्छा अपील था जो कि रिप्ले में लग रहा था कि स्टंप्स पे जा रहा है जी। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि अंपायर्स के कुछ फैसले आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गंवाया, 62 रन बना चुके हैं और भारत को तो कोशिश करनी। जीतना हारना तो जरूरी नहीं है ना रिधांशु, क्योंकि अच्छा आप गेम भी खेलें, कम से कम ये लगे कि आप खेलने के लिए और जज्बे के साथ उतरे हैं। देखिए भारतीय गेंदबाज बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और मान लीजिए कि 200 रन पे ऑल आउट कर देते हैं या 150 रन पे ऑल आउट कर देते हैं, उसके बावजूद इंग्लैंड के पास 80 या 100 रन की बढ़त होगी। तो 80 और 100 रन की बढ़त जब होगी और आखिरी पारी में जब तीसरी पारी में जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होंगे, क्या वो खड़े हो सकते हैं? भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए कम से कम
4 सेशन पहली पारी में खेलना था। अगर भारत 4 सेशन खेल सकते थे 120 ओवर के आसपास, तब वो टेस्ट मैच में अच्छा प्रेशर बनाते। जब रन होता है तो बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है और अपोजिंग टीम के बैट्समैन के ऊपर भी दबाव ज़्यादा होता है। अभी वो केयरफ्री होकर ज़्यादा नेचुरल गेम खेलेंगे क्योंकि रन है ही नहीं उनके पास। तो इंग्लैंड के पास मौका बहुत बड़ा है कि वो 3-1 से सीरीज़ के ऊपर चले जाए, अनलेस बारिश बहुत ज़्यादा होती है और भारतीय टीम को बचा ली जाती है। तो दरुणदार, मैं ये कहूँ कि ईशांत और भुवी पर है तो गलत नहीं होगा? ईशांत पे, भुवी पे और वरुण आरोन पे, अश्विन पे भी, क्योंकि बाद में ये पिच थोड़ा सा टर्न देती है। ईशांत शर्मा से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कल। शुरुआत में ही वो इंजरी से हालांकि वापस आ रहे थे, ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे, जबकि आपको ऊपर बॉल रखना था और स्विंग कराना था। बॉल जब पुरानी हो जाती तो शायद उसके बाद शॉर्ट जो डिलीवरीज है एज ए सरप्राइज वेपन यूज़ कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट का हैंगओवर अभी भी उनके पास था, जिसकी वजह से वो उतने इफेक्टिव नहीं रह सके। जब शॉर्ट बॉल होता है, अब आप ओपनिंग कर रहे हैं और आपको कोई अपोजिशन का जो बॉलर है वो लगातार शॉर्ट बॉल देता है, तो आप ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शॉर्ट बॉल को छोड़ना ज़्यादा आसान होता है, आपको पहले लगभग पता चल जाता है, अनलेस वो आपकी बॉडी पे डायरेक्टेड बहुत बढ़िया बाउंसर है। तो उस हिसाब से एलिस्टर कुक को और रॉबसन जो कि दबाव में थे, रन नहीं बना रहे थे, उन्होंने 30 रन की पारी खेली और नॉट आउट है। तो ईशांत शर्मा को थोड़ा सा गेंद को ऊपर रखना पड़ेगा, स्विंग ज़्यादा कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। आयरन अपना पेस, रॉ पेस के से ही खेलेंगे और भुवनेश्वर कुमार अच्छी स्विंग मिल रही है, लेकिन बहुत मुश्किल में है इस वक्त भारतीय टीम। जिस तरह से हमारे बैट्समैन ने प्रदर्शन किया है और हमारे बॉलर्स के ऊपर जिस तरह से लगातार दबाव बढ़ता गया है, तो ये कहें अगर एकदम ही आश्चर्यजनक रूप से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन नहीं किया आज के दिन, आज की तारीख, तो ये मैच भी भारतीय टीम के हाथ से गया और ये सीरीज भी भारतीय टीम के हाथ से गई। बिल्कुल, सीरीज जीतने की तो बात दूर की है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारतीय गेंदबाज शुरू में 2-3 विकेट ले लेते हैं और लगातार प्रेशर बनाते हैं जैसा कि इंग्लैंड ने बनाया था, तो शायद एक मौका है। पूरी तरह से ऑल इज नॉट लॉस्ट, लेकिन अगर आप पेपर पे देखें तो ऐसा लग रहा है। चलिए रिधांशु, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करें और शुरुआती दौर में ही अगर इंग्लैंड के अगर कुछ बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि जीत भारत की झोली में आ जाए। शुक्रिया रिधांशु तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। धन्यवाद मीनाक्षी। और इसके साथ गेम ऑन में इतना ही। आप देखते रहिए फोकस न्यूज़, खबरें जारी है।